तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 अर्थशास्त्र और पाठ नंबर 2 होने वाला है, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अब मैं सारी चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ। इस चैप्टर के जो है नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, और जो कि आपको हर एक वीडियो में अलग अलग मिलेंगे। प्रश्न उत्तर के लिए अलग वीडियो बना रखी है और उसमें जो है आपको अच्छे से समझा रखे हैं, पीडीएफ भी दे रखे हैं प्रश्न उत्तरों की, वो उस वीडियो में मिलेंगे। सारी जितनी वीडियो है आपकी इस बुक की वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उसको जो है मैं वीडियो जैसे ही खत्म होगी लास्ट की 5 सेकंड में आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। उसके अलावा जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हो। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब यहाँ पे जो है आप बोलोगे भाई इकोनॉमिक्स मतलब हमारी समझ में नहीं आती, बहुत मुश्किल चीज है, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे इतने आसान तरीके से मैं आपको अर्थशास्त्र पढ़ा दूंगा, ये पाठ पढ़ा दूंगा जो कि मुश्किल है, मतलब सोचने के लिए मुश्किल है, लेकिन असल में ये मुश्किल कुछ भी नहीं है। मतलब आप सिर्फ 4-5 शब्द आपको पता होने चाहिए और आप बता दोगे भाई ये इसका उत्तर ये होगा, ये होगा। आसानी से लिख पाओगे अगर आप अपने पास से भी बना बना के लिखते हो तो। चलो अभी समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अब क्षेत्रक क्या होते हैं? हमारे पास भारत में जो है पैसा आ रहा था बाहर के देशों से, अपने देश से। हर लोग एक ही चीज चाहिए थी हर किसी को, वो थी पैसा। लेकिन इतना सारा पैसा कैसे हिसाब लगाया जाए कि देश का जो पैसा है वो कहाँ आ रहा है, कहाँ पर बर्बाद हो रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है पैसे के साथ में, उसका हिसाब किताब जानना जरूरी था, नहीं तो देश पिछड़ जाता। फिर तो सरकार ने सोचा और भी बुद्धिजीवियों ने सोचा कि कुछ जुगाड़ भिड़ाया जाए, तो उन्होंने कुल मिला के हमारे लिए 3 क्षेत्रक निकाले, 3 हिस्से बना दिए पैसा कमाने के जरिए होते हैं ना, 3 जरिए बना दिए पैसा कमाने के। और उन तीनों जरिए जो है वो है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, ऐसे थे। इनके अंदर कुछ चीजें ऐड करी कि हाँ प्राथमिक में ये लेंगे हम, द्वितीयक में ये चीजें लेंगे, तृतीयक में ऐसा होगा तो ही हम उसको तृतीयक मानेंगे उस काम को। अब ये चीजें जानना आसान है। हमें जो है कोई भी चीज पहले तो प्रकृति से मिलती है, प्रकृति बोलते हैं जिसको, तो प्रकृति से हमें वो चीजें मिलती हैं, जो भी मिलता है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, हीरा, मोती, लोहा, सब कुछ हमें प्रकृति से मिलता है। पेट्रोलियम प्रकृति से मिलता है, लेकिन हम उसको जो है इन क्षेत्र के अंदर नहीं गिनते। बोलोगे फिर मतलब पैसा कहां से? पैसा पेट्रोल बेच के पैसा आता है, सोना इतना महंगा उससे पैसा आता है, और भी पता नहीं क्या क्या चीजें उनसे पैसा आता है। तो फिर भाई मतलब उनको नहीं गिनेंगे तो फिर गिनेंगे क्या? सोच रहे होगे आप भी। तो हिसाब किताब इनका ऐसा है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, सुनो ध्यान से, जो प्राकृतिक संसाधन है जो हमने प्रकृति से लिए हैं, हमने बनाए नहीं हैं, हमने बनाए नहीं हैं, उनको हम नहीं गिनेंगे इसके अंदर, इन क्षेत्र के अंदर नहीं गिनेंगे। अब इनके अलावा जो भी चीजें होंगी, जो भी चीजें मतलब वो तो अपने आप ले ली, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमने मेहनत से उगाई है, जैसे खेती की है। खेती अपने आप तो हुई नहीं है, हमने की है ना, हमने मेहनत की है उसके लिए, तो वो सारी चीजें प्राथमिक क्षेत्रक में आएंगी। किस में आएंगी? प्राथमिक क्षेत्रक में। थोड़ी सी डेफिनेशन के हिसाब से बता देता हूं, कई बार लिखना पड़ जाता आपको। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है, मानव जाति द्वारा प्रकृति में मौजूद, मानव जाति द्वारा प्रकृति में मौजूद किसी भी प्रकार के संसाधनों का उपयोग जब किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है। समझ रहे हो? मतलब हमारे पास प्रकृति में संसाधन हैं, लेकिन अगर हम उस वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, उस वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो हम जानेंगे कौन सी जरूरतें कैसे पूरा करते हैं। तो उनको अगर पूरा उत्पादन, वस्तुओं के उत्पादन में कर रहे हैं हम उस चीज का प्रयोग, तो उसको हम प्राथमिक क्षेत्रक मानेंगे। समझ गए? अब मतलब भाई प्राथमिक क्षेत्रक इतना मतलब यार ये पेचीदा सा मामला हो गया, प्राथमिक में किसको गिने किसको ना गिने। तो सीधा सीधा इन्होंने क्या कहा कि कृषि एवं सहायक जो भी क्षेत्रक होते हैं, कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्रक, तो वो सारे
प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएंगे। लेकिन कैसे, मतलब हिसाब कैसे लगाए फिर उन चीजों का, कौन सी कृषि है कौन सी नहीं है। तो जो चीजें, मान के चलो मैंने कपास की खेती करी, उदाहरण दे रहा हूं आपको, मैंने कपास की खेती करी अपने खेत में, और उस खेती में जो कपास आया है उससे कपड़े बनेंगे, रुई बनेगी, जो भी बनेगा वो सारी चीजें आगे बनेगी, लेकिन वो यूज में आएगी। ऐसा नहीं है कि वो प्रकृति ने अपने आप दे दी और हमारे किसी काम की नहीं है। अब आप बोलोगे भाई ऐसे तो सोने के भी ज्वेलरी बनती है, तो उसमें हमने मेहनत नहीं करी ना। ज्वेलरी बनेगी वो आगे जो है उसका पैसा गिना जाएगा, लेकिन जो सोना है जमीन में पड़ा हुआ उसका पैसा नहीं गिना जाएगा। एक तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हो। मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि और उससे जुड़े जितने भी उत्पाद होते हैं वो सारे गिने जाएंगे। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। इसका दूसरा नाम है प्राथमिक क्षेत्र। अब नामों को यार ऐसे मतलब अजीब अजीब से नाम रख देते तो फिर पंगा होता कि मतलब ये क्या आ गया ये क्या आ गया। हमने सीधा रख दिया, मतलब पंगा ही खत्म, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ऐसे रख दिया, वो 1 2 3 ऐसे। तो द्वितीयक क्षेत्रक, अब हमने कोई भी सामान प्राथमिक क्षेत्रक से लिया और वो सामान हमने कहां से लिया है? प्राथमिक क्षेत्रक से। उस सामान का विनिर्माण होता है। यहाँ पे एक शब्द है विनिर्माण, इसका ध्यान रखना। अगर आप कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हो इसकी, मतलब द्वितीयक क्षेत्रक क्या होते हैं क्या मतलब, तो उसमें विनिर्माण शब्द का बहुत ज्यादा महत्व है। मतलब एक शब्द जो है इसके लिए जो है पूर्ति पूरी कर देता है। आप बोलोगे द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? विनिर्माण। सिर्फ एक शब्द आपको जो है पूरा जवाब दे देगा आपके सवाल का, यानी कि इसके अंदर जो है चीजें बनाई जाती है। तो चीजें बनती कैसे हैं वो तो आपको पता है, अलग अलग चीजें हैं। जैसे सोने से ज्वेलरी बनती है तो वो मशीनों में बनेगी, या फिर जो भी जुगाड़बाजी कर रहे हैं हम, तो वो जो है वो बना रहे हैं, उसका विनिर्माण हो, निर्माण और एक विनिर्माण दोबारा से बना रहे हैं उसका कुछ, तो उसको हम द्वितीयक क्षेत्र के अंदर शामिल करेंगे। और इसमें जो है जो भी चीजें होती है ज्यादातर फैक्ट्रियों में होती है, उद्योग में होती हैं, तो इसीलिए हम इसको औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। अब तीसरा क्षेत्रक देखो, तृतीयक क्षेत्रक। मुझे लगता है आपको डाउट नहीं बच रहे होंगे। अगर कोई डाउट लगता है कि भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है यार, बता दो अब सही से। सारी चीजें मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक आधी बार रिवाइंड करके भी देख लो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप मतलब कई बार होता है दिमाग में ना स्ट्राइक करे, आपको ये याद ना हो पाए। लेकिन अगर अब भी मतलब कोई अजीब सा सवाल आपके मन में, तो आप पूछ सकते हो हमसे। अब आता है तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक जो है, देखो हमने पहले में क्या किया, खेती करी, उससे जो सामान था वो फैक्ट्रियों में भेज दिया, फैक्ट्रियों में उससे कुछ बना कपड़ा, मतलब विनिर्माण हुआ, और उस विनिर्माण को आप तक पहुंचाना है। क्योंकि पैसा कौन देगा? कौन देगा पैसा? आप लोगों को ही तो देना है। आप बाजार में जाओगे, आप ग्राहक बनकर जाओगे, भाई मुझे 2 किलो सोने के आभूषण दे दो, 20 किलो हीरे दे दो, कुछ कुछ मांगोगे आप उनसे। तो वो सारी चीजें जो मांग रहे हो वो आप तक पहुंचानी है, बाजार के जरिए हो। आजकल तो वैसे ऑनलाइन सर्विस आ गई है, घर तक फेंक के जाएंगे आपके। लेकिन जो भी चीज है वो सारी चीजें तृतीयक क्षेत्रक में आती है, जो सेवाएं प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सेवाएं प्रदान करती है, यानी कि सर्विस देती है आपको। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ आपको सुविधाएं दे रही हैं। इसके अंदर क्या शामिल होता है फिर? बैंक। आपको पैसा लेना देना ऐसे कौन मेंटेन करेगा? तो बैंक कर रहा है। सबसे जीता जागता उदाहरण ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन का साधन, जो एक बार आपने कुछ इधर से डलवाया उधर ले गए, उधर से इधर, इधर से उधर घुमा रहे हो उसको बिल्कुल से मार्केट के अंदर, तो वो सारी चीजें तृतीयक क्षेत्र के अंदर आती हैं। और भी आते हैं फाइनेंस वगैरह, वो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, तो वो तृतीयक क्षेत्र के अंदर आती है। यहाँ पे इन्होंने कुछ बता भी रखा है हमें थोड़ा बहुत, कि यहाँ पे कुछ बताया था इन्होंने। हाँ ये देखो यहाँ पे बता रखा, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती है तृतीयक क्षेत्र में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, भारत आजाद हुआ था। भारत आजाद हुआ था कब हुआ था पता ही है आपको, मैं नहीं बताने वाला। हाँ पता है, मेरे को पता है, सबको पता होगा ये चीज, तो ऐसी चीजें बताने का मकसद नहीं होता। अब जब आजाद हुआ तो उस टाइम पे ये 3 जो क्षेत्रक थे ना, ये 3 क्षेत्रक, वो ऐसा हिसाब किताब था इनका कि वो बराबर थे। प्राथमिक से जो पैसा आ रहा था, द्वितीयक से जो पैसा आ रहा था, तृतीयक से जो पैसा आ रहा था, वो बराबर था।
लेकिन समय बीतने के साथ में इनका डाटा बदल गया। आपकी एक किताब निकल के आई एनसीईआरटी, और जिसको मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, और ये किताब में बताया गया कि 2003 के अंदर हिसाब किताब पूरा पलट गया। तृतीय क्षेत्रक में एक बहुत बड़ा मतलब भूचाल आ गया, और जिसके चलते इसमें जो है किसी ने लात मार के बोला नीचे क्या कर रहा है, ऊपर पहुंच जा तू, और ऊपर पहुंचा दिया। इसका ग्राफ बहुत ऊपर पहुंच गया। बाकी जो दो क्षेत्रक थे, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक, इन दोनों क्षेत्रकों के बराबर समझो, ये क्षेत्रक और ये वाला क्षेत्रक इनके बराबर हो गया। ये उल्टा हो गया, मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। तो इन दोनों के बराबर में तृतीय क्षेत्रक आ गया। मतलब जो तृतीय क्षेत्रक का पैसा था वो इन दोनों की कमाई से भी ज्यादा हो गया था। और हुआ क्यों था? अब ये भी मन में सवाल उठेगा कि हुआ क्यों फिर ऐसा, मतलब इनकी क्या गलती थी? सारी चीजें तो मशीनों में बनती हैं। तो हुआ क्या कि प्राथमिक क्षेत्रक वालों को मशीनें चाहिए थी। कहां पर बनती थी? द्वितीय क्षेत्रक में, लेकिन आनी जरूरी थी। कोई भी क्षेत्रक, प्राथमिक द्वितीय, ये दोनों क्षेत्रक तृतीय क्षेत्रक के ऊपर निर्भर हैं, आज भी हैं। और इसी वजह से तृतीय क्षेत्रक ज्यादा ग्रो कर गया, ज्यादा तरक्की कर गया है। तो ये चीज थी। और यहाँ पे हाँ, तृतीय क्षेत्रक में जो है संचार में मैंने आपको बताया नहीं है, जो इंटरनेट है, उसके अलावा जो भी इंटरनेट से जुड़ी हुई सर्विसेज है वो सारी तृतीय क्षेत्रक में ही आती हैं। तो आपको पता ही है इंटरनेट के हिसाब किताब क्या चलते हैं आजकल। तो हाँ, तीनों क्षेत्रकों की तुलना जो मैंने आपको अभी कराई है, पूछे तो बता देना। बाकी एक चीज मैं बताता हूँ, इनका जो पहला जो स्टेटस था, जो बराबर थे जब ये, वो थी 1973 की बात, और अब जो बात आती है वो है 2003 की। लेकिन कौन सा साल चल रहा है अभी? हाँ, जो भी चल रहा है, मैं तो भाई 20 में बना रहा हूँ वीडियो, आपका पता नहीं आप 21 में देख रहे हो कि 22 में, लेकिन हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समझना जरूरी है। और कभी भी समझ लो, समझ में आना चाहिए। ये दोनों ही काम के नहीं है। भाई आप बोलोगे मतलब क्या फायदा फिर, क्यों पढ़ा रहे हो आप हमें ऐसी चीजें जो काम की नहीं है, हमें तो नंबर चाहिए। तो देखो भाई, हिसाब किताब ऐसा है इनका कि ये जो है ना, हाँ दिखाने के लिए सही है, अच्छा है, आपको मतलब पता लग जाए। पहले बराबर थे, अब ज्यादा हो गए हैं। लेकिन जब बुक पब्लिश हुई थी 2003-04 के आसपास बनी थी, तो उन्होंने अपना लेटेस्ट डाला था, लेकिन अभी लेटेस्ट नहीं रहा। अभी जो है तृतीय क्षेत्रक और प्राथमिक द्वितीय से लगभग डबल हो गया है, 2 गुना हो गया है, ग्रोथ होनी है। प्राथमिक क्षेत्रक पिछड़ गया है, द्वितीय क्षेत्र थोड़ा सा आगे है। लेकिन यहाँ पे सीन क्या चल रहा है अभी, खेती का जो है ना, खेती के ऊपर सरकार ध्यान बहुत कम दे रही है। दंगे चलते हैं, किसान पता नहीं कभी हड़ताल कर रहे हैं, कभी कुछ, जो भी है, और जिसके चलते प्राथमिक क्षेत्र पिछड़ रहा है। और हाँ, ये चीज थोड़ी सी मैंने आपको बतानी थी, जो मैंने बता दी है लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से। अब जो है आगे चलते हैं। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि पहले कितना था, अब कितना है। और अब यहाँ पे भारत में, भारत का ही तो बता रहा था मैं, क्या मजे ले रही है हो। और हाँ, ये चीज काम किए है, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? नियोजित होते हैं मतलब कहाँ पर काम कर रहे हैं। सोचोगे आप भाई, मतलब तृतीय क्षेत्रक में ज्यादा पैसा, और ज्यादा पैसा मतलब यहां पे ज्यादा काम कर रहे होंगे आदमी। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी सोच गलत है। हाँ, गलत है। प्राथमिक क्षेत्रक में आज भी 2020 में भी सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। कहां पे सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं? प्राथमिक क्षेत्रक में। और ये ऐसा नहीं है आज से, ये बहुत टाइम पहले, इनका जो डाटा है उससे भी पहले प्राथमिक क्षेत्रक में ही काम करते थे। क्योंकि आपने किताबों में पढ़ा होगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ देश है। और यहाँ पे खेती होगी नहीं तो ऐसा तो होना नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं? प्राथमिक क्षेत्रक में। उसके बाद द्वितीय क्षेत्रक में, लेकिन सबसे कम लोग कहाँ काम कर रहे हैं? तृतीय क्षेत्रक में। उसके बावजूद भी यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा है, कमाई सबसे ज्यादा हो रही है। और ये जो कमाई है, हर क्षेत्र की गिनते कैसे हैं? आपके मन में ये भी सवाल उठेगा कि कैसे गिने, मतलब इतने सारे मतलब काम धंधे है, पता नहीं क्या क्या, उनको पता कैसे लगेगा फिर? तो क्या होता है, मान के चलो आप जो है प्राथमिक क्षेत्र में से आपने गेहूं पैदा किया, गेहूं से आटा बना, और आटा बनने के बाद में उसके बिस्कुट बने, बाजार में गया और पहुंच गया जहां पर भी आप तक पहुंच गया वो, और आपको कितने रुपए में पड़ा? वो 5 रुपए में। मान के चलो आटे की कीमत 1 रुपया, किसी की 2, आधा, पिसाई की जो भी चीजें हैं, और कुल मिला के वो 5 रुपए में बिका बिस्कुट। तो वो जिस क्षेत्र में फाइनल आएगा
वो उस क्षेत्र में उसका पैसा गिना जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये इसमें सबसे ज्यादा मेहनत किस क्षेत्र की है वो देखा जाएगा, उसके हिसाब से पता लग जाएगा। और यहाँ पे इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो गिनी जाएगी सकल घरेलू उत्पाद के लिए। देखो दो चीजें हैं, एक होता है इनकी कमाई अलग अलग है सारों की, लेकिन जब हम बात करेंगे सकल घरेलू उत्पाद की तो वहां पे किसी भी सामान का आखिरी मूल्य वो गिना जाएगा, वो जोड़ा जाएगा कि वो आखिर में कितने रुपए में बिका, कितने रुपए की उसने कमाई की। क्योंकि बाकी ये जो 5 रुपए है इनमें सारों का तो आ रहा है ना कि मतलब 1 रुपया इसका लगा, 2 इसका, जब तभी तो 3 बढ़े। और यहाँ पे मान के चलो 2 रुपए, 1 रुपया बढ़ा, 1 रुपया बीच में कमीशन वाला खा गया, बेचने वाला, तो कुल मिला के 5 रुपए ग्राहक से लूटे गए। 5 रुपए में ऐसे बढ़ते गए वो रुपए। ठीक है, ऐसे सीन चला इनका। लेकिन जो अगर हम अलग अलग बात करें तो यहाँ पे 1 रुपए कमाई हुई तो प्राथमिक क्षेत्र का 1 रुपया है सिर्फ, द्वितीय क्षेत्र में मान के चलो 1 रुपया लगा तो 1 रुपया, तृतीय क्षेत्र में 2 रुपए लगे। तो ऐसे देखा जाएगा फिर इनका बाद में ये सीन भी, और इनके हिसाब से ही जो डाटा है वो निकलता है। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद बहुत काम की चीज है। आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप हिंदी में इसको मतलब लिख लोगे, लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। आपने नाम सुना होगा जीडीपी, है ना, ये बात तो सुनी है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कोई बात नहीं। जीडीपी इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश में लिख देते, अच्छी बात है। जीडीपी ये नाम तो सुना होगा आपने जरूर से, सकल घरेलू उत्पाद। ये जो तीनों का कमाई है उसको बोलते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद। इसके हिसाब से क्या होता है, इसके हिसाब से किसी भी देश का ये पता लगाया जाता है कि वो उसके जो वहां पे जो नागरिक रह रहे हैं, देशवासी हैं, उनके हालात हिसाब किताब कैसे चल रहे हैं, मतलब वो बीमार पड़े हुए हैं, गरीब हैं, अमीर है, कितनी ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, सेवाएं मिल रही है, वो सारी चीजें किसको देख के पता लगेंगी, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद को देख के पता लगाई जाती हैं। और अब देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या बता रखा आपको। और हाँ, ये चीजें थोड़ी सी बता रखे इन्होंने, उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। जो उत्पादन हुआ उसमें तृतीय क्षेत्र कितना ज्यादा, मैंने बोला ना काफी ज्यादा बढ़ गया, तो वो ऐसा क्या, पीछे लॉजिक क्या था उसका, तो यहाँ पे कुछ लॉजिक्स बता रखे इन्होंने। देखो प्राथमिक क्षेत्र में जो है देश की बहुत ही महत्वपूर्ण सेवाएं, जिनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक तार नहीं चलते आजकल, बहुत कम चलते हैं, थाना, कोर्ट, कचहरी, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। तो भाई अब आप बोलो, स्कूल वाले कमाते नहीं है? कमाते हैं। अस्पताल सबसे ज्यादा जरूरी है, और आज तो पता नहीं कोरोना चल रहा है फिलहाल, तो इसमें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कमाई कौन कर रहा है? तृतीय क्षेत्र वाले ही कर रहे हैं, क्योंकि द्वितीयक वालों का तो शटर डाउन कर रखा है, तृतीयक वाले कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर शटर डाउन भी ना हो तो अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज जाते हैं। लोगों को क्या चाहिए, अगर या लड़ाई झगड़ा हो गया तो कोर्ट कचहरी पुलिस सारे कहाँ पे आएंगे? जो नौकरियां लगती हैं वो किस में आएंगी? तृतीयक क्षेत्र में। तो पैसा कहाँ होगा, सोचो ना आप भी। तो ये सिंपल सी बात है। अब इसमें और भी बता रखा है, परिवहन के साधन, व्यापार, भंडारण, और बता रखा है इन्होंने कि आय जो है बढ़ती है इसमें, रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, ये सारी चीजें। निजी विद्यालय मतलब प्राइवेट जो अस्पताल होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उन वो सारे की कमाई किस में आती है? तृतीय क्षेत्र में। उसके अलावा जो है सूचना संचार यानी इंटरनेट की जो भी कमाई है, इंटरनेट में जो वेबसाइटें हैं, जो भी शेयरवेयर जो भी मिल रहा है, वो सारा कहाँ पे जाएगा? तृतीय क्षेत्र में। तो यार इतनी सारी चीजें आएंगी तो कौन ज्यादा फायदा उठाएगा? तृतीय क्षेत्र। और सबसे ज्यादा मतलब बढ़ोतरी किसमें होगी? तृतीय क्षेत्र में ही। लेकिन हाँ, फिलहाल के टाइम पे भी देखा जाए ना, तृतीय क्षेत्र में काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा कम हैं। और हाँ, इनको लोगों की जरूरत है। अब लोग कहाँ सबसे ज्यादा काम करें? प्राथमिक क्षेत्र में। और इनको बुलाते हैं, 1 मिनट रुको, हम इनको बुलाने जा रहे हैं, बस अभी आया मैं, 2 मिनट में कॉल करके इनको। हेलो हेलो भाई साहब, आ जाओ, तुम्हारे वहां पे बेरोजगारी छाई हुई है। कहाँ पे? प्राथमिक क्षेत्र में। अब बेरोजगारी, अरे भाई ये तो आम सी बात हो गई है बेरोजगारी तो। अब यहाँ पे 2 प्रकार की बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी पहले बताता हूँ क्या होती है। एक ऐसा व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, पर्सन, देशवासी, तो जिसके पास काम ना हो, जिसके पास काम ना हो, यानी कि एक शब्दों में बोलो तो कि उसके पास कमाई नहीं है, खुद नहीं कमा रहा वो कुछ भी पैसा, तो उसको हम बोलेंगे बेरोजगार। उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम? बेरोजगार। जिसके पास खुद की कमाई नहीं आ रही है उसको हम बेरोजगार बोलेंगे। वो डिपेंड करता है कैसे कमा रहा है, क्या कर रहा है।
तो अब जो है एक बेरोजगार की कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं अल्प बेरोजगार। अल्प का मतलब अल्प पता होगा, आधा। आधा बेरोजगार मतलब काम लगा हुआ है, काम नहीं लगा हुआ, आधा सही काम कर रहा है, आधा नहीं कर रहा, आधी कमाई हो रही है, आधी नहीं हो रही। ऐसे नहीं होता, कमाई तो पूरी होती है लेकिन काम आधा होता है। मतलब क्या होता है समझो, एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूं। एक फार्म है हमारे पास में, एक क्षेत्र है जहां पे खेती बाड़ी चल रही है, इसको फार्म बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। अब ये फार्म है हमारे पास में, यहाँ पे जो है 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं काम? 5 व्यक्ति। और इसमें से एक साल की जो कमाई है इस फार्म में से वो है 5 लाख रुपए। देखो सिंपल बता रहा हूं मैं, 5 लाख। तो 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं और 5 लाख रुपए इनको मिल रहे हैं साल के। 5 ही लाख लिखे है ना मैंने, हाँ। तो अब जो है इनमें से 5 बंदे कैसे हो गए, अभी थोड़ा साफ बताता हूं आपको। माता पिता, 2 बेटे और 1 बेटी, ऐसे लगा लो। तो अब जो है जो 2 बेटे थे उनकी नौकरी लग गई, 30-30 हजार रुपए तनख्वाह मिलने लगी, यानी कि दोनों को 60,000 रुपए मिलने लगे, है ना। लेकिन ये इनकी जो है 6 महीने की कमाई थी। कितने महीने की? 6 महीने की, क्योंकि खेती 6 महीने में आती है ना। तो 6 महीने की कमाई थी। अब ये 60,000 रुपए महीना कमा रहे हैं दोनों लड़के मिलके, तो 3,60,000 रुपए आने लगे इनके पास। 3,60,000 रुपए इनके पास आने लगे। अब आप बोलोगे भाई ये क्या सवाल सा निकलवाने लग गए आप, बस देखते जाओ क्या सीन चल रहा है। इसमें कितने काम करने के लिए बच गए? अभी 3, क्योंकि 2 की तो नौकरी लग गई ना। और ये जो 3 थे ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब भी 5 लाख रुपए मतलब 6 महीने की जो कमाई आती है वो अब भी जो खेती का प्रोडक्शन है, जो रुपया आ रहा है वो बराबर है। तो फिर अब ये 3,60,000 रुपए यहां से आने लगे। टोटल अब उनके परिवार की कमाई हो गई 8,36,000, नहीं 8,60,000 रुपए। तो 8,60,000 रुपए। तो जो पहले काम कर रहे थे 5 लाख आ रहे थे, अब काम कर रहे हैं 8 लाख आ रहे हैं। तो ये जो 2 बच्चे थे उनके, वो क्या थे? वो अल्प बेरोजगारी के शिकार थे। समझ गए यार? कुछ नहीं समझ में आया, मतलब क्या ही बक दिया आपने। मतलब इनके पास काम होते हुए भी कुछ नहीं था, काम होते हुए भी कुछ नहीं था। लेकिन अब ये बेरोजगार नहीं है, अब ये रोजगार वाले हैं। और इसमें एक आती है कैटेगरी अल्प बेरोजगारी को लेके, परछन बेरोजगारी। कैसी? परछन, नाम अजीब सा है। ये होते हैं जो लोग हमें काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन असल में उनके पास काम नहीं होता, उसको हम बोलते हैं परछन बेरोजगारी। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ग्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, परछन बेरोजगारी। और ये जो 2 लड़के थे वो इसी का शिकार हो रखे थे। और फार्म पे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अब भी सही सलामत है, सही कमाई अब भी कर रहा है। तो ये जो 2 थे वो क्या थे? परछन बेरोजगार, और सीधे सिंपल भाषा में बोले तो अल्प बेरोजगारी के शिकार थे वो। उदाहरण समझ में आया होगा, आसान था थोड़ा सा, मतलब कैलकुलेशन करके दिखाई ताकि आपको पता लगे कि क्या फर्क पड़ता है। कैसे समझ नहीं पाते आप इतनी आसानी से, तो ये चीज थी। अब इसके बाद में हमने ये परछन वर्छन समझ लिया ना सब कुछ। अब हमारे पास 4 प्रकार का पंगा और बच गया है, बस चैप्टर खत्म ही होने वाला आपका। संगठित, असंगठित क्षेत्रक होते हैं ये भी, संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक। अब चारों में देखो अलग अलग बता रखे इन्होंने एक्सप्लेनेशन। अब चारों को समझते हैं एक एक करके। संगठित क्षेत्रक, आपके स्कूल में टीचर आता है पढ़ाने के लिए, आता है ना। कब आता है? सुबह के टाइम पे 8 बजे या 7 बजे आता होगा, 3 या 4 बजे चला जाता होगा, तो आपकी छुट्टी 2-3 बजे हो जाती होगी। उसके बाद आधे घंटे रुक के और वो भी चला जाता होगा घर पे। हर रोज का यही रूटीन है। संडे को आपकी छुट्टी होती है, उनकी भी छुट्टी रही। दिवाली, दशहरा, पता नहीं कौन से त्योहार आते गए और उनकी फिर भी उस टाइम पे आपकी छुट्टी है तो उनकी भी छुट्टी मिलेगी। उनको भी बीमार पड़ गए, टीचर नहीं आया, फिर भी छुट्टी मिल गई। और उन दिनों 30 दिन होते हैं, 30 दिन में बीच में छुट्टी मिल गई तो उन दिनों की उसको कमाई मिलेगी। क्या मिलेगी? कमाई मिलेगी। मतलब सारा सिस्टम पूरे से पहले से ही सेट है, तुम काम करोगे या नहीं करोगे। मतलब बीमार पड़ गया, कोई रीजन रहा, तब भी तुम्हारी कमाई आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे संगठित क्षेत्रक। कैसा बोलेंगे? संगठित।
आपको क्या लगता है संगठित में क्या चीज अच्छी है? मतलब नौकरी ही बोल सकते हैं आप, नौकरी जो होती है वो संगठित क्षेत्र में आती है। जो भी नौकरी हो, प्राइवेट हो या फिर मतलब जैसी भी हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, लेकिन वो संगठित क्षेत्र में आती हैं नौकरियां, क्योंकि उनमें फिक्स टाइम होता है, इस दिन की छुट्टी है आपकी। लेकिन प्राइवेट वाले थोड़ा सा घपला कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसी के कंपेयर में असंगठित वो क्षेत्र होते हैं, जैसे दुकान खोल लिया आपने, आप बीमार पड़ गए, एक दिन दुकान पे नहीं गए, तो क्या आपकी कमाई होगी उस दिन? नहीं होगी ना। तो वो कैसे है, वो असंगठित क्षेत्र है। और आप टाइमिंग देखोगे, सुबह दुकान वाला 6 बजे जाएगा और शाम को, या शाम को क्या ही बोलूं, रात को 8 बजे आएगा। तो वो कौन सा पैटर्न हो, फिक्स टाइमिंग नहीं है उसकी, कभी भी आना जाना पड़ सकता है, बीच में इमरजेंसी आ गई, कुछ भी हुआ तो उसको अगर काम दुकान बंद करनी पड़ी तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो वो होता है असंगठित क्षेत्रक। अब अगला आता है निजी क्षेत्रक। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सरकारी सुविधाओं का मजा लेते हैं, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है। हमें जो है अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना है, खुद कमाई करनी है, सब कुछ हम खुद ही करेंगे। हम स्कूल खोल के बैठे हैं, आ जाओ तुम। तो वो कैसा स्कूल होगा, मैंने खोल के बैठ लिया, तो वो है निजी स्कूल, यानी कि मैं निजी क्षेत्र के अंदर काम कर रहा हूं, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। अब अगला आता है सार्वजनिक। सरकार बोली कि ऐसा तुम तो पैसे लूटते जाओगे, तुमने फीस कर दी भाई 50,000 रुपए महीना स्कूलों की, तो ऐसे कौन तुम्हें फीस देगा? एक काम करते हैं, हम अपने स्कूल खोलते हैं। सरकार बोलती है यहाँ पे कोई भी आओ, फ्री है स्कूल, कोई दिक्कत नहीं, मजे लो, तुम आके बस ज्ञान प्राप्त करो। सड़कें हैं, सड़कें बना दी, ऐसा नहीं है कि तू नहीं चलेगा, तू चल सकता, तू नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता ना, हर कोई चल सकता है उन पे। तो पार्क बना दिए गांव में, तो वो सारे किस में आएंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में आएंगे। वैसे सड़कें आजकल कहने को बस सरकारी बची हैं, लेकिन असल में वो सरकारी नहीं है, सार्वजनिक नहीं है, मतलब उनके ऊपर टैक्स वैक्स लगा के वो निजी टाइप बना दी है। लेकिन कोई बात नहीं, हाँ फिर भी हर कोई आ जा सकता है उन सड़कों के ऊपर से। सार्वजनिक क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र थे, मैंने आपको समझा दिया है, एक्सप्लेनेशन दे दिया है, और उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। किसको डाउट बचा इस चैप्टर में? मुझे नहीं लगता किसी को बचा होगा। बहुत यार मतलब दिल से पढ़ाया, आपको मजा आना चाहिए। और सारे डाउट एग्जांपल, जो भी चीजें मैं बता सकता था, जो आपके मन में डाउट आ सकते थे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। बाकी अब भी कोई डाउट है आपके मन में तो आप हमें कमेंट में बता देना। वीडियो और चैप्टर खत्म हो गया है, इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे लिख रखा होगा मैंने कि काम कर रहा हूँ, या फिर मतलब बन जाएंगे जैसे ही, तो वहां पे लिंक ऐड हो जाएगा। कई बार जो है टाइम लग जाता है यार, और आप बोलने लग जाते हो कि मतलब सर आपने तो डाले ही नहीं। कुछ दिनों के बाद देखोगे, 5-7 दिन के बाद देख रहे हो वीडियो, तो मिल जाएगी, लेकिन साथ के साथ शायद ना भी मिल पाए, लेकिन हाँ मिल जाएगी गारंटीड, ये इस बात की टेंशन भूल जाओ आप। तो बाकी हमारी वेबसाइट है, अगर आपको मैं लिंक ऐड करना भूल जाता हूँ बता भी देना मेरे को, अगर ज्यादा दिन बीत जाए। और साइट है हमारी cclchapter.com, चैनल के अबाउट में मिल जाएगी आपको वो चीज, तो वहां से जाके विजिट कर सकते हो। वहीं पे सारा जो भी डाटा होता है, हर कुछ आपको इजीली मिल जाएगा, पूछा जाएगा आपसे बकायदा कौन सी क्लास क्या चाहिए आपको, तो आप वहां पे आराम से जो है ढूंढ सकते हो। अगर मैं भूल जाता हूँ बाय मिस्टेक मैं, लेकिन भूलूंगा नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं ऐसा। अब मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस चीज का कर रहे हो? इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई अपडेट आपसे छूटने ना पाए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक ही मैं नहीं बोलूंगा, आपका मन करे तो कर देना, नहीं मन करे कोई बात नहीं, लेकिन हाँ शेयर कर देना। वीडियो पसंद आई तभी करना, और बताना यार एक्सप्लेनेशन कैसा है, क्या चीज मुझे इंप्रूव करनी चाहिए, अगर आपको मतलब और अच्छी वीडियोस आने वाले समय में, आने वाली क्लासेज में देखनी है तो।